नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आदमी कहते हैं कुछ भी पाल ले, लेकिन गलतफहमी कभी न पाले, क्योंकि जब गलतफहमी दूर होती है तब उसकी चोट जो है बड़ी गहरी होती है। वो दिखाई नहीं देती है ऊपर से, लेकिन वो जैसे भीतरी चोट होती है ना, कब किस रूप में अंदर क्या नुकसान कर जाए शरीर के अंदर पता नहीं होता। ऐसे ही गलतफहमी का भी होता है। बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है और बड़े पद पर जाने के बाद ज़्यादा जल्दी गलतफहमी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ये 2024 में हुआ, ऐसा मेरा अनुमान है, मुझे जानकारी नहीं है, हो रहा होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। इस समय वो 7वें आसमान पर है और होना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी के इतिहास में जो उनके पिता नहीं कर पाए वो उन्होंने हासिल किया, यानी लोकसभा की 37 सीट्स आउट ऑफ 80। तो इतनी सीटें लोकसभा की हासिल करना ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि अगर आपको बिना ज़्यादा मेहनत किए मिल जाए, दरअसल यही मामला गड़बड़ होता है। जो बिना मेहनत के मिलता है उसकी कीमत नहीं समझ में आती है। 2012 में उनको मुख्यमंत्री का पद मिला था बिना मेहनत के। पिता ने मेहनत की, पिता ने फसल बोई और उसको काटा अखिलेश यादव ने। 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के मायावती के बाद दूसरे मुख्यमंत्री बने जिसने अपने निर्वाचन का 5 साल पूरा किया। वो दिन और आज का दिन, दरअसल मामला ये है कि अखिलेश यादव की गलतफहमी का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये जो 37 सीटों का गुरूर है और धीरे धीरे अहंकार की ओर बढ़ रहा है, उनको इस बात का अभी भी अंदाज़ा नहीं है। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहावत है, आन के धन पर लक्ष्मी नारायण। मतलब है दूसरे के पैसे से आप धनवान बनने की सोच रहे हैं। मतलब ये वैसे ही है जो कर्जा लेके हम सोचे कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, बहुत पैसे वाले हो गए। तब आप कहेंगे कि इसमें कर्जा लेने की या दूसरे के धन पर धनवान बनने की क्या बात है। जो 37 सीटें मिली हैं अखिलेश यादव को, वो उनकी 2019 से 2024 के बीच में उनकी मेहनत से नहीं मिली है। और उनको सबसे बड़ी जो गलतफहमी है वो ये है कि उनका पीडीए, यानी उन्होंने, मैं तो उसको शगुफा ही मानता हूँ, छोड़ा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। हालांकि समय समय पर बदलते रहे, कभी आदिवासी जोड़ते रहे, कभी जो है कोई और समाज के वर्ग को जोड़ते रहे। उनको लगता है कि ये 37 सीटें इसलिए आ गई उनकी क्योंकि उन्होंने पीडीए बनाया। और उनको लगता है कि दलित वोट उनके साथ आ गया है, यानी दलित मतदाता, उसने बीजेपी को छोड़ दिया और उसने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया। अब अगर उनको गलतफहमी नहीं होती तो वो सोचते कि ऐसा क्यों हुआ। 2019 में बहुजन समाज पार्टी से उनका गठबंधन था। मायावती अपील कर रही थी, ज्वाइंट रैलीज भी हुई सपा और बसपा की। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। मायावती समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने की अपील भी कर रही थी। ज्वाइंट रैलीज भी हुई दोनों पार्टियों की, सपा बसपा की। इसके बावजूद दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। वो वोट आखिर इस बार क्यों चला गया समाजवादी पार्टी के साथ? अगर वो इस पर विचार करेंगे और गहराई से इसकी समीक्षा करेंगे तो उनकी गलतफहमी हवा में उड़ जाएगी, तुरंत गलतफहमी खत्म हो जाएगी। तो सवाल ये है कि दलित वोट उनके साथ क्यों आया? दलित वोट आया उनके साथ कांग्रेस पार्टी के कारण। दलित वोट कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर रहा है दशकों तक। बहुजन समाज पार्टी के उभार और कांची नाम का जो आंदोलन था, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी से टूटा, बहुजन समाज पार्टी के साथ गया और फिर बहुजन समाज पार्टी से जाटव वोटों को छोड़कर बाकी जो दलित समाज है उसका एक बड़ा वर्ग 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आया भाजपा के साथ।
ये वोट भाजपा को भी नहीं मिलता रहा है उस तरह से, लेकिन 14 से मिलने लगा था। 14 में मिला, 17 में मिला, 19 में मिला, 22 में मिला। बहुजन समाज पार्टी और मायावती के चुनावी मैदान में होने के बावजूद मिला, लेकिन वो 24 के चुनाव में भाजपा से भी खिसक गया। तो अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि ये जो वोट आया है उनका, ये अब स्थायी हो गया है। तो अब गलतफहमी का ही नतीजा है। ये काम वो पिछले 7 साल में दूसरी बार कर रहे हैं। मॉनसून ऑफर दिया है, पहली बार मॉनसून ऑफर का नाम नहीं था। 100 विधायक लाओ और सरकार पाओ, तो वो सरकार की बोली लगा रहे हैं। उनके अंदर जो दर्द है सत्ता जाने का, वो अभी तक गया नहीं है। उनके इस ऑफर का मतलब है कि उनको अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है। नहीं तो 37 सीटें लोकसभा की जीतने के बाद उनकी तैयारी कि अपने दम पर हम 27 में सत्ता में आएंगे, इसकी होनी चाहिए थी, इसकी बातें होनी चाहिए थी। एक बयान बेतुका सा जो है केशव प्रसाद मौर्य ने दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य की भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति छोड़ दीजिए, वहाँ जो है नेतृत्व जिसे चाहे जो कुछ बना सकता है, सभी पार्टियों में है। उससे व्यक्ति का जो है राजनीतिक कद नहीं तय होता। किसी भी पार्टी का नेता हो, उसका राजनीतिक कद तय होता है कि उसके साथ कितने वोटर हैं, उसके समाज के लोग कितने हैं, उसमें वोट दिलाने की क्षमता है या नहीं। और इस टेस्ट में केशव प्रसाद मौर्य बार बार फेल होते रहे। 2022 में 5 साल लगातार उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपनी विधानसभा की सीट हार गए। इस चुनाव में भी अपने इलाके में वोट नहीं दिला पाए, और पार्टी ने एक तरह से उनको संकेत दे दिया था कि आप अपने समाज का वोट नहीं दिला पा रहे हैं। वरना केशव प्रसाद मौर्य के रहते हुए भाजपा को स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं दिला पाए। तो समझने की बात यह है कि केवल सरनेम होने से या उस समाज से होने से किसी व्यक्ति के साथ उस समाज का वोट नहीं आता। केशव प्रसाद मौर्य अपने समाज का वोट नहीं दिला पाए, उनको ऑफर दे रहे हैं अखिलेश यादव। और ये जो है 2017 से 22 के बीच में भी दिया था, जब भाजपा के अंदर कुछ मंथन, कुछ चिंतन चल रहा होता है, या फिर आपसी खींचतान चल रही होती है, तो ये ऐसा ऑफर देते हैं। उस समय भी दिया था। नतीजा क्या हुआ 2022 में सबको मालूम है। अब फिर से उनके ये ऑफर देने, मतलब इतनी मजबूत स्थिति में होने के बाद इस तरह का ऑफर देने का मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटेगा। और उनकी राजनीतिक समझ, मतलब ये तो बात समझ में आती है कि भाजपा में जो है अंदरूनी समस्या है, उसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं विरोधी दल के नेता होने के नाते, वो वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन अगर उनको ये सचमुच लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक ताकत या हैसियत इतनी है कि वो भाजपा के 100 विधायकों को तोड़ सकते हैं, तो फिर उनकी राजनीतिक समझ पर तरस ही खाया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य आज भाजपा से अलग होने का फैसला करें तो मुझे नहीं लगता 2 विधायक भी उनके साथ जाएंगे। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। कल्याण सिंह के साथ नहीं गए, उमा भारती के साथ नहीं गए, दोनों ने पार्टी छोड़ी। और पार्टी छोड़ने के बाद उनको मालूम हुआ ये जो है व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। यहाँ नेता की हैसियत बहुत बड़ी तब तक दिखाई देती है जब तक कैडर उसका साथ देता है। जैसे ही नेता अपनी विचारधारा से, पार्टी से, संगठन से हटता है, कैडर साथ छोड़ देता है, फिर जो है वो बाढ़ के पानी की तरह होता है। ये बाढ़ के पानी को अगर आप नदी का सामान्य जल स्तर मान लें तो फिर ये आपकी गलतफहमी है, ये बाढ़ या नदी की गलतफहमी नहीं है। वही स्थिति जो है अखिलेश यादव की है। अब ये जो उनके पास 37 सीटें आई हैं, उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये 37 सीटें दरअसल बाढ़ का पानी है जो कांग्रेस के कारण उनके पास आया है।
और कांग्रेस क्यों ये चाहेगी कि उसके पास जो वोट आ सकता है वो समाजवादी पार्टी के पास चला जाए? कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में ये टेस्ट केस था कि बसपा और भाजपा दोनों से अगर दलित नाराज होगा तो किधर जाएगा। तो 2019 में जो दलित बसपा के साथ होने के बावजूद सपा के साथ नहीं गया, वो 2024 में क्यों चला गया? सिर्फ इसलिए कि सपा के साथ कांग्रेस खड़ी थी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि सपा को दलित वोट नहीं मिलेगा अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं होगी। और आज भी दलित राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश की राजनीति से मायावती को खारिज करना गलती होगी। अब भी इस बुरी हालत में भी उनके पास 9% से ज़्यादा वोट है और जिस तरह से वो पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, अब उसका नुकसान कांग्रेस को होगा, सपा को होगा, भाजपा को होगा, तीनों को होगा। इसकी भविष्यवाणी करना अभी बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो वोट जो है अगर उनकी तरफ लौटता है तो मेरा मानना है पहला नुकसान जो है वो समाजवादी पार्टी का होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ दलित का जो है वो सामंजस्य नहीं है, सामाजिक सामंजस्य नहीं है, ज़मीन पर सामंजस्य नहीं है, तो उसके साथ जा नहीं सकता। एक इमोशनल फैक्टर के कारण कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा और उसको आरक्षण बचाने के लिए भाजपा के अलावा किसी को भी वोट देना है, तो सामने सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, उसने उसको वोट दे दिया। तो अगर इस आधार पर इस सफलता जो लोकसभा चुनाव में मिली है उसके आधार पर अखिलेश यादव को अगर ये लग रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव तो डन डील है, तो बड़ी गलतफहमी में है। उनको 2027 की जो बाधा दौड़ है उसको पार करने के लिए अब बीजेपी से लड़ाई बाद में होगी, पहले उनको कांग्रेस से निपटना पड़ेगा। कांग्रेस का हौसला बढ़ा हुआ है, कांग्रेस को समझ में आ गया है कि मुसलमान अब पूरी तरह से उसके साथ खड़ा होने को तैयार हो गया है, समाजवादी पार्टी को छोड़कर भी। और दलित उसी के कारण समाजवादी पार्टी के साथ आया है। अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेगी कांग्रेस पार्टी तो दलित समाजवादी पार्टी को नहीं जाएगा। तो कांग्रेस के रिवाइवल का अगर कोई चांस बनता है तो वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर ही बनता है। अब कांग्रेस का नेतृत्व ये साहस जुटाएगा, ये जोखिम मोल लेने को तैयार होगा? ये बड़े सवाल हैं जिनका अभी कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि अभी एक यूफोरिया बना हुआ है, उत्साह है। कांग्रेस को लग रहा है कि 52 से 99 सीट पहुंची, ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सरकार बन गई हो। तो दोनों पार्टियां अभी जिस मनस्थिति में हैं वो बाढ़ के पानी को नदी का सामान्य जल स्तर समझ रही हैं। जब ये पानी छटेगा, वापस जाएगा, तब असली पता चलेगा कि नदी का जल स्तर क्या है। और उसके अनुसार अगर तैयारी अभी से नहीं की सपा और कांग्रेस दोनों ने, तो दोनों के लिए आगे मुश्किल होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना घर ठीक करने में जुटी है, अगर ईमानदारी से उसने फैसले किए, अगर ईमानदारी से और मेरिट पर जो है उसने नई नियुक्तियां की, नए बदलाव किए, तो आप मान कर चलिए तो 2024 भाजपा के लिए एक बुरी याद की तरह रह जाएगा बस। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव का क्या होगा? अखिलेश यादव को अभी समझ में नहीं आ रहा है। उनको 2022 में भी नहीं समझ में आ रहा था। 2022 में भी उनको लग रहा था कि सत्ता आ रही है, बस उनको शपथ लेने की देर है। ये जो उनकी डुगडुगी बजाने वाले हैं ना, दरअसल वो गलतफहमी में डालते हैं। एक समस्या ये है, एक बड़ा वर्ग था बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, जिसने 2022 में बस उनके संवैधानिक रूप से उनके वश में नहीं था, नहीं तो अखिलेश यादव को शपथ दिला दी होती। और दूसरा उनका कोर वोटर है। उनका कोर वोटर जब सड़क पर निकल जाता है तो बाकी वोटर गोलबंद हो जाते हैं, उनको खतरा नजर आने लगता है। उनके कोर वोटर का सड़क पर निकलना वैसा ही है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाना।
तो बाकी मतदाताओं के लिए वो लाल कपड़ा है, उनके कोर वोटर का सड़क पर निकलना। इन दोनों से कैसे निपटेंगे अखिलेश यादव, इसका अभी तक उनके पास कोई फार्मूला है ऐसा नज़र नहीं आया। और वो अगर इसी गलतफहमी में जीते रहे तो 2017 और 2022 दोनों दोहराया जाएगा 27 में। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। ये मत समझिए कि भाजपा में ही हो रहा है, दूसरे दलों में भी होने वाला है। थोड़ा सा बाढ़ के पानी को उतरने दीजिए, उसके बाद असलियत नज़र आएगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।